नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तैयारी सही चल रही है, तो इस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं एक खूबसूरत, जोरदार और जबरदस्त क्लास को। चलिए, तो आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों अपनी क्लासों को लेके चल रहे होगे, अपनी चीजों को साथियों आगे बढ़ते जा रहे होगे और कोई समस्या अभी तक आपको नहीं आ रही होगी। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो बहुत अच्छे से साथियों समझ में आ रहा है। और कोई भी साथियों दिक्कत अगर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो ऐसा कम ही होता होगा कि आपका कोई डाउट बचे, आपकी कोई प्रॉब्लम बचे या आपकी कोई समस्या रहे, ऐसा मैं होने नहीं देता। फिर भी अगर कुछ हुआ करे तो आप मुझसे साथियों पूछ सकते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपकी परीक्षा में साथियों आने वाले होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो क्लास है साथियों, सुबह जो क्लास होती है वो रीजनिंग की क्लास होती है 9 बजे। सुबह 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। और जैसे ही साथियों आपके 9 बजते हैं शाम के, तो आपके सामने सुशील जादौन सर यानी कि मैं आ जाता हूं। और दोस्तों, रात के जैसे ही 10 बजते हैं तो आपकी मैथ की क्लास हो रही होती है। तो ये हमारा साथियों फ्री यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है उसका टाइम टेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विराट बैच का ये साथियों टाइम टेबल रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं साथियों अपनी चीजों को आगे। मैंने आपसे एक बात समझाई और मैंने आपको एक चीज बताई कि मेरे लालो, मेरे हमदर्दों, मेरे जिगर के टुकड़ों, भारत के अंदर एक साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन किस लिए आया? तो दोस्तों, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए 1929 में एक अधिनियम आना चाहिए था 10 साल के बाद, क्योंकि 1919 के शासन अधिनियम में ऐसी बात लिखी गई थी कि हम हर 10 साल के बाद एक जांच कमीशन भेजेंगे जो पिछले 10 साल की जांच करेगा कि शासन व्यवस्था कैसी रही। तो 1919 के शासन अधिनियम की जांच करने के लिए 1 साल पहले ही भारत में एक कमीशन अंग्रेजों ने भेज दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये कमीशन 1927 में बना, 1928 में आना 1929 में चाहिए था, 10 साल बाद के हिसाब से। जब ये कमीशन भारत में आया तो भारत के लोगों ने इस कमीशन का पुरजोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि साथियों, भारत के लोगों ने कहा कि महोदय, जब आप भारत के अंदर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए आ रहे हो तो इसके अंदर जो सदस्य हैं उनमें आप भारतीय व्यक्तियों को लेके आओ। भाई, भारतीय व्यक्ति ही तो बता पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, किस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है। आप लेके किसे आ रहे हो? तो आप साथियों यहां पर अंग्रेजों को लेके आ रहे हो। इस साइमन कमीशन के अंदर पूछा आता है कितने सदस्य, कितने मेंबर हुआ करते थे। तो साइमन कमीशन में साथियों से 7 होता है, से साइमन होता है और से ही सफेद होता है। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के साथ कौन साथियों? अंग्रेज। तो भारतीय व्यक्ति क्या साइमन कमीशन से संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय व्यक्ति जानते थे कि अगर साइमन कमीशन ने यह रिपोर्ट जाके ब्रिटेन में दी कि भारत के अंदर शासन व्यवस्था बेस्ट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी आजादी के चांसेस तो घट जाएंगे ना। क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या सोचेगी कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब बढ़िया है, बेहतरीन है, तो आवश्यकता क्या है, सब अच्छा चल रहा होगा। क्योंकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था भारत की शासन व्यवस्था को शायद इतने नजदीक से नहीं देख पाती थी, तब ऐसे कमीशन, ऐसे साथियों ग्रुप बना के भारत के अंदर जांच करवाती रहती थी। भारत के लोग इस बात पर नाराज हुए कि इसमें साथियों सभी के सभी अंग्रेज क्यों हैं। तो भारतीय व्यक्तियों ने इस साइमन कमीशन को एक नाम दे दिया, इसे व्हाइट कमीशन कह दिया, इसे सफेद कमीशन कह दिया, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं वो सफेद यानी कि व्हाइट होते हैं, गोरे होते हैं। तो इसलिए कह दिया कि भाई साइमन कमीशन नहीं है, ये तो सफेद कमीशन है, क्योंकि आने वाले सभी लोग गोरे हैं, अंग्रेज हैं, इसलिए व्हाइट कमीशन या सफेद कमीशन इसे नाम दे दिया। दोस्तों, इससे क्या करना था? तो इससे साथियों 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए यह कमीशन आया था। हमारे भारतीय व्यक्तियों ने क्या सोचा कि अगर ये साइमन कमीशन भारत में आया और जांच करने के लिए आया है तो उसने अगर सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया तो हमारी आजादी के चांसेस घट जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई दिखा दो, मान लो इसके अंदर सभी अंग्रेज आए हैं तो दिखा दो ना उन्हें कि शासन से हम संतुष्ट नहीं है, हम आपके द्वारा किए गए शासन से संतुष्ट नहीं है, हम उन्हें खुद दिखा देते हैं ना, वो जांच करेंगे घूम घूम के। उससे पहले जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, जैसे ही वो आए, आप पहुंच के पहले ही विरोध करना शुरू कर दो और दिखा दो कि हम संतुष्ट नहीं है।
बढ़िया नहीं चल रहा सब कुछ यहाँ पर। जब उन्हें आते ही ये बात पता चल जाएगी तो जांच क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि बढ़िया नहीं चल रहा। तो जैसे ही साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए दोस्तों कुछ लोग लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, किसमें तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है साथियों शेर ए पंजाब। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब। अब शेर ए पंजाब मतलब कुछ शख्सियत तो होगी। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कुछ लोग साथियों साइमन कमीशन के सदस्यों का विरोध करने के लिए उनके आते ही साथियों रास्ते में पहुंच गए और एक नारा लगाने लगे, एक साथियों वहां पर चिल्लाने लगे, एक नारा लगाने लगे। और वो नारा क्या था? उस नारे को कहा गया साथियों साइमन कमीशन गो बैक। क्या कहने लगे भारत के लोग? साइमन कमीशन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे इस शासन से संतुष्ट नहीं है। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाने लगे। अब भारत के अंदर जो ब्रिटिश पुलिस है उसको भी अपनी साख बचानी थी कि अगर शासन सही नहीं चल रहा तो तुम क्या कर रहे हो। पुलिस ने सोचा इस भीड़ को खदेड़ देते। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बड़े नेताजी जा रहे हैं और बड़े नेताजी जा रहे हैं और बड़े नेताजी गुजर के जा रहे हैं, लोग उन्हें साथियों मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, पुलिस वाले उठा उठा के पटकना शुरू कर देते हैं। जानते हो क्यों? नेताजी भी इस बात को जानते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तभी मेरा विरोध हो रहा है, लेकिन पुलिस इसलिए उठा के पटकती है क्योंकि नेताजी अगर बड़े मंत्री हुए तो एक बार पूछेंगे पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी। तो पुलिस अपनी साख को बचाना चाहती है, इसलिए उन विरोधकर्ताओं को दोस्तों रास्ते से हटाने का कोशिश करती है, रास्ते से काले झंडे ना दिखाने, विरोध प्रदर्शित ना करने, इसलिए वहां से उन आंदोलनकारियों को पुलिस खदेड़ने की कोशिश करती है। सेम कंडीशन यहां पर चल रही थी। जब लाला लाजपत राय अपने ग्रुप के साथ साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए साथियों, जब साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे नारे लगाते हुए बढ़े, तो पुलिस को लगा कि यार हमारी साख बचानी है, हमें अपना सम्मान बचाना है। और साइमन कमीशन के लोग ब्रिटेन में जाके क्या बताएंगे कि कुछ शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है। तो इसलिए पुलिस ने क्या किया कि इस ग्रुप को साथियों पीछे हटाने की कोशिश करी कि साइमन कमीशन के लोगों को पता ना चल जाए। अब दोस्तों जब हटाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत का युवा क्रांतिकारी ये हटने का नाम कहां लेता, ये हटने का नाम कहां लेता। ये लोग हटे नहीं, और जब हटे नहीं तो दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था जेम्स ए स्कॉट। क्या नाम था? जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट ने साथों लाठीचार्ज के आदेश दे दिए, और जब लाठीचार्ज के आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिए तो दोस्तों जितने भी आंदोलनकारी थे उन सब पर लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज होने के साथ ही जॉन सैंडर्स नाम का व्यक्ति है, जिस जॉन सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने साथियों अंधाधुंध लाठियां बरसाई और लाठियां बरसाते बरसाते कुछ लोगों को घायल कर दिया। भारत के युवा जो लाठियां पढ़ रही हैं और लाठियां पढ़ने के साथ भी सिर्फ एक बात की उम्मीद लिए हुए कि साइमन कमीशन के लोगों को दिखा दो कि भारत की शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। रोहित ब्लॉग मेरे भाई लिख रहा है सर मदन मोहन मालवीय की मृत्यु हो गई तो 1 अगस्त 1920 को हुआ, तो फिर 1922 में कहां से आ गई। रोहित ब्लॉग जब मैं पढ़ाता हूं ना तुमको, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक लेवल का पढ़ा के चला जाऊं, और तुम्हारे जब ऐसे कमेंट देखता हूं ना तो फिर मैं अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, यार मैं कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा। ये बच्चा लिख रहा है कि सर मदन मोहन मालवीय की मृत्यु जब 1 अगस्त 1920 को हो गई तो मदन मोहन मालवीय फिर 1922 में कहां से आ गए। अब इस बच्चे को यह नहीं पता कि 1920 में बीजी तिलक की मृत्यु हुई है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब बीजी तिलक की मृत्यु हुई थी। यह लिख रहा है सर जब 1 अगस्त 1920 को मदन मालवीय की मृत्यु हो गई तो मदन मोहन मालवीय कहां से आ गए। बेटा तू अपने आंखों को, तू अपने दिमाग को अगर इस क्लास में खोल के रखेगा ना तो ही तो तुझे इस क्लास के अंदर समझ में आएगा और तो ही तेरी नौकरी लगेगी। नहीं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तेरी नौकरी लगा दे। कल की क्लास पर भी इस बच्चे के साथ ऑफलाइन 15 से 20 कमेंट यही थे, सर मदन मोहन मालवीय की मृत्यु 1920 में हो गई तो 1922 में कहां से आ गए। बेटा भूत बन के तो नहीं आ गए वो। अब इसे बीजी तिलक और मदन मोहन मालवीय में अंतर ही नहीं पता। अब मैं इसे एक एडवांस जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि इनको यही पढ़ाया करूं। बेटा इनकी मृत्यु तब हुई, इनकी मृत्यु जब हुई, ये महात्मा गांधी जी का जन्म ये हुआ, महात्मा गांधी जब मरे, बस इतना पढ़ा के निकल लो तो इन्हें बहुत अच्छा समझ में आता है। इससे मदन मोहन मालवीय और बीजी तिलक में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा।
कि मदन मोहन मालवीय की मृत्यु हुई थी 1920 में या बीजी तिलक की मृत्यु हुई थी? साफ है बेटा मामला। और ये एक बार भी अगर पुरानी पीडीएफ को भी पढ़ लेगा ना जाके, कल की क्लास पे इस बच्चे के 20 कमेंट थे ऑफलाइन, मैं पढ़ा तो मैंने सोचा इसके डाउट को मैं कल क्लियर कर दूंगा। अब आते ही इसका एक ही कॉपी पेस्ट चल रहा है, यही बात। अगर ये कल की पीडीएफ को भी अच्छे से पढ़ लेना तो इसे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। बेटा थोड़ा धैर्य बनाया करो, और जब मुझसे कोई डाउट पूछा करो ना, उससे पहले एक बार खुद से पूछ लिया करो कि जो बात मैं पूछने के लिए जा रहा हूं रिलीवेंट है भी या नहीं भी है। इधर आ जा बेवकूफ कहीं का। दोस्तों जॉन सैंडर्स नाम का व्यक्ति ये लाठी चलाता है, और भारत के इन क्रांतिकारी योद्धाओं में सबसे आगे चल रहे थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सत्य पंक्ति में सबसे आगे है, क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं साइमन कमीशन के विरोध का। एक तरफ से लाठियां चलने लगी, लेकिन लाला लाजपत राय शेरे पंजाब यूं ही थोड़ी कहे जाते हैं, शेरे पंजाब आगे बढ़ता चला गया। और दोस्तों यहां पर सैंडर्स पीछे हटाना चाहता था। लाला लाजपत राय ने सोचा अगर मैं भाग गया, मैं हट गया, तो पीछे चल रहे लोगों का क्या होगा। लाला लाजपत राय साथियों डिगे नहीं, हटे नहीं और डटे रहे। लाठियां उनके सर पर पड़ती गई। लाला लाजपत राय के सर पर लाठियां चल रही हैं, और लाला लाजपत राय सिर्फ एक नारा दे रहे हैं, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। लाला लाजपत राय की स्थिति इतनी हो गई कि सर फट गया, खून साथियों यहां से नीचे आने लगा। लाला लाजपत राय जोश में है देश के लिए, आजादी के लिए। अगर आपके सर पर लाठियां पड़े तो आप एक लाठी में भाग जाओगे, इनकी देशभक्ति तो देखो जरा एक बार। सर फट चुका है, और सर इतना भयंकर फट चुका है कि लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और लाला लाजपत राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाने से नहीं हटे। उन्होंने कहा अगर देश प्रेम के लिए मरना अगर उचित है तो फिर मौत ही स्वीकार है। लाला लाजपत राय की किताब का ही नाम है अनहैप्पी इंडिया। आप सोचो जिस व्यक्ति की मौत ऐसे हुई हो वो हैप्पी कैसे हो सकता है। इन्होंने किताब लिखी है अनहैप्पी इंडिया। मैंने कल आपसे पूछा था, आज मैं उसका आंसर बता रहा हूं। अनहैप्पी इंडिया किन की किताब है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई किताब है अनहैप्पी इंडिया। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में हम शेरे पंजाब को खो चुके, लेकिन शेरे पंजाब तो हमने खो दिया, लेकिन शेरे पंजाब ने मरते मरते एक बात कही, और वो बात क्या थी? शेरे पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय के जब सर पर लाठियां बरस रही थी, जब उनके सर से खून बह रहा था, तो लाला लाजपत राय मुस्कुराते हुए अंग्रेजों से कहे कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह साबित होगी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा अंग्रेजों से कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह साबित होगी। कहने का मतलब यह है कि जिस बॉक्स के अंदर साथियों आपकी डेड बॉडी कई बार रखी जाती है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो जिस बॉक्स के अंदर आपकी डेड बॉडी रखी जाती है उसे ताबूत कहते हैं। और लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं कि मेरे सर पर लगी हुई एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की डेड बॉडी जिस बॉक्स में रखी जानी है ना, उसका बॉक्स तैयार हो रहा है, उसकी कील गाड़ी जा रही है, कीलों से उसको बनाया जा रहा है। मेरे सर पर तुम लाठी मार रहे हो और उधर तुम्हारा बॉक्स तैयार हो रहा है जिसमें कील की तरह ये लाठी साबित होंगी। पूछेगा किसने कहा कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह साबित होगी? यही लाला लाजपत राय हुआ करते थे। दोस्तों लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु हो गई, लेकिन लाला लाजपत राय ने यह दिखा दिया कि भारत के अंदर शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है। भारत के अंदर शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है, लाला लाजपत राय ने यह तो दिखा दिया। दूसरी बात, लाला लाजपत राय उस युवा वर्ग के, उस युवा दल के चाहते हुआ करते थे जो अपनी मौत की परवाह वर्ग नहीं किया करता था। उस युवा वर्ग के लीडर लाला लाजपत राय हुआ करते थे। अगर उस लीडर की मृत्यु इस तरह से हो जाए, अगर उस लीडर की हत्या कर दी जाए, तो आप सोचो उनके पीछे चल रहा एक युवा वर्ग क्रांति भारत के अंदर लाके रख देगा। और वही क्रांति आने वाली है जब भारत के अंदर अपनी जान को न्यौछावर करके लाला लाजपत राय चले गए, तो उनके पीछे चलने वाले लोग जिनमें से प्रमुख हम बात करें, जिनमें से साथियों बात करें, चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चाहे साथियों आप राजगुरु की बात करें, इन्होंने कहा कि हमें बदला लेना होगा। मौत का बदला मौत, खून का बदला खून।
लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए दो लोग गुनहगार माने गए हैं, जिसमें से लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था वो स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दिया था। इस स्कॉट को मारने के लिए साथियों पहुंच जाते हैं वही साथियों एक वर्ग जिसको मैं कह रहा हूं कि जिसकी जिसकी साथियों रगों में खून नहीं, यूं समझो बिजली दौड़ती हो। साथियों बात हुआ करती थी ये 17 दिसंबर 1928 की, जब स्कॉट को मारने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु साथियों इंतजार कर रहे होते हैं कि स्कॉट लाला लाजपत राय की मौत का बदला तो मौत से ही देगा। इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि इनके हाथ लग जाता है सैंडर्स। सैंडर्स भी उस दल में शामिल था, इनके हाथ लग जाता है सैंडर्स, और ये इस स्कॉट के भ्रम में, मारना स्कॉट को चाहते थे लेकिन स्कॉट के भ्रम में इस सैंडर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी घटना को कहा गया सैंडर्स हत्याकांड, इसी घटना को कहा गया लाहौर षड्यंत्र। क्या कहा गया? इसी घटना को कहा गया लाहौर षड्यंत्र, या इसी घटना को कहा गया साथियों सैंडर्स हत्याकांड। कहने का मतलब 1928 में लाला लाजपत राय, 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत का बदला सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे लोगों ने ले लिया। अब अंग्रेजों के कदम उखड़ेंगे कि नहीं उखड़ेंगे? 1857 की क्रांति में साथियों एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने दो छोटे से सैनिकों को मार दिया था, जिनका नाम ह्यूसन और बाघ हुआ करता था। पूरी ब्रिटिश आर्मी थर्रा चुकी थी और मंगल पांडे को ऐसा हासिल किया था कि साथियों 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल और 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया था, जिससे ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सरकार यह दिखा सके कि अगर एक अधिकारी को भी तुमने मारा ना तो तुम्हें 2 दिन के अंदर हम फांसी पर लटका देंगे। अब लटका के दिखाओ फांसी पे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने खुलेआम सैंडर्स को लाहौर में जाके मारा, और यही तो वक्त था, मैंने कहा ना कि 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग उदासीन रहा था, शिक्षित वर्ग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और आज के समय में शिक्षित वर्ग मैदान में उतरा है। और शिक्षित वर्ग अगर मैदान में उतरेगा तो आप जानते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ठीक है, समझ आता हूं। हाँ, आप जानते हैं कि अगर शिक्षित वर्ग साथियों, शिक्षित वर्ग अगर मैदान में उतरेगा तो निश्चित सी बात है साथियों जीत शिक्षित वर्ग की होगी और कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों स्थिति यहां पर यह हुई कि जब सैंडर्स की हत्या कर दी गई, तो सैंडर्स की हत्या करने के बाद कल मैंने आपको बताया होगा कि साथियों एचआरए जो हुआ करता था, उस एचआरए के अंदर दोस्तों जिसने काकुरी कांड किया था वो बहुत लाइट में थी। तो मैंने कल बताया था कि 1928 में साथियों एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए भी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एचएसआरए भी कर दिया गया था। और यही कारण था कि अब साथियों वो है पार्टी ही खत्म हो गई, जिसके साथियों ये नायक हुआ करते थे, उस एचआरए को ही इन लोगों ने खत्म कर दिया। कल मैंने आपको साथियों ये वाली बात बताई होगी। बहरहाल साथियों हम ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन के चक्कर में हमने एक बहुत बड़ी बला सामने ले ली। एक तो लाला लाजपत राय को खो दिया, और दूसरा साथियों सैंडर्स को मार दिया। और सैंडर्स को मारना कोई मजाक बात नहीं था दोस्तों। अब पूरे भारत में अंग्रेजी सेना सिर्फ 2 व्यक्तियों को ढूंढ रही है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद 2 ही व्यक्तियों को ढूंढे जा रही है, और नायक भी यही थे। मैंने कहा ना मंगल पांडे को 2 दिन में फांसी लटका दिया था। ये तो हाथ ही नहीं आते थे, ये आज यहां कल वहां परसों वहां, ये तुरंत निकल जाते थे। यहीं पर हम बात करेंगे आगे चल के सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये तो भेष बदलने में माहिर थे, आज ऐसे दिख रहे हैं, कल को कुछ और ही तरह के दिखते थे, परसों को कुछ और। अंग्रेज कई बार पहचान ही नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि इसी समय पर ये गुजरात के अंदर पड़ता है बारदौली। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर पड़ता है बारदौली। और बारदौली में अगर हम बात करें तो बारदौली के अंदर साथियों एक सत्याग्रह हुआ है। इसे आप दरअसल बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन के नाम से ही जानते हैं। वहां पर प्रॉब्लम क्या चल रही थी? वहां पर प्रॉब्लम यह चल रही थी साथियों कि बारदौली के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि दोस्तों वहां के जो किसान हुआ करते थे बारदौली के, उनसे किसानों मतलब सरकार ने क्या किया, बारदौली के किसानों से साथियों सरकार ने 30% तक टैक्स लेने की शुरुआत कर दी। अब सोचो
आज के समय पे जीएसटी भी देखो तो हाईएस्ट रेट है साथियों 28%। 100 रुपए कमाओ तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 30% तुम्हें टैक्स देना पड़े तो आप बताओ क्या बचाओगे। दोस्तों जब किसानों से सरकार ने कहा कि हम आपसे 30% टैक्स लेंगे, 30% टैक्स लेंगे, तो इस बात का विरोध साथियों बारदौली के लोगों ने कर दिया। और बारदौली के अंदर जो नेतृत्व करता हुआ करते थे, इनका नाम था बल्लभ भाई पटेल। बल्लभ भाई पटेल ने इन लोगों का नेतृत्व किया, और इसी आंदोलन को कह दिया जाता है दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। ये 1928 में गुजरात के अंदर शुरू हुआ एक आंदोलन था, जिसके पीछे का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, टैक्स कर, यानी कि साथियों 30% टैक्स बढ़ा देना। साथियों वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के एक अग्रिम कोटि के साथियों क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने भारत की आजादी में बहुत बड़े बड़े रोल निभाए हैं। इवन साथियों भारत की आजादी के बाद भी भारत के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने कहा कि हम 30% टैक्स नहीं देंगे। आप देख रहे हो एक तरफ साथियों उत्तर भारत के दिल्ली वाले क्षेत्र में एक युवा वर्ग ने कमान संभाले हुए है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत गुजरात के क्षेत्र में जाओगे वहां पर बारदौली सत्याग्रह शुरू हो जाए, और ये पैरेलल ही चल रहे हो। इसी समय दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू हो जाए, इसी समय उत्तर पूर्व में अगर साथियों आंदोलन शुरू हो जाए, तो निश्चित सी बात है अंग्रेजों के पांव उखड़ेंगे कि नहीं उखड़ेंगे। और यही तो शिक्षित वर्ग जानता था कि 1857 की क्रांति में हमारे सबसे बड़े लूपहोल यही रहे थे कि जब एक जगह का आंदोलन दब गया, जब दूसरी जगह का आंदोलन चला। लेकिन एक तरफ आप देखें तो बारदौली में सत्याग्रह शुरू हुआ, और बारदौली में सत्याग्रह जैसे ही शुरू हुआ तो वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर कमान संभाली, और कमान संभालने के साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनकी बातों को माना, और अंग्रेजों ने साथियों 30% लगान की जगह पर मात्र 6.03% पर लाके मामला सेट कर दिया। बोले टेंशन ना लो, हम 30% नहीं लेंगे, मात्र 6% तुमसे कर लेंगे, मात्र 6% तुमसे टैक्स लेंगे। अब सोचो कहां 30% देना पड़ रहा था, कहां 6% देना पड़ेगा। दोस्तों गुजरात के लोगों की नजर में वल्लभ भाई पटेल हीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दोस्तों गुजरात के लोगों को आप कभी हल्के में मत लीजिएगा। गुजरात के लोग जो काम करते हैं बड़ा जबरदस्त लेवल पे करते हैं, और गुजरात के लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट के बड़ा होता है। आप देखिएगा महात्मा गांधी जी कहां से हैं, गुजरात से। वल्लभ भाई पटेल कहां से हैं, गुजरात से। आप जानते हैं दोस्तों अगर शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी फ्रॉड कर दी, सबसे खतरनाक काम किसी व्यक्ति ने किया था तो कहां से है, गुजरात से। आप सबसे बड़ी बात छोड़ो, आप ये देखो कि भारत ने गुजरात को एक नजर से देखा और कहा कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भारत में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, आप दो हमें कोई। दोस्तों भारत के लोगों ने गुजरात से एक मांगा, गुजरात ने दो दिए, एक नरेंद्र मोदी जी, एक अमित शाह जी। गुजरात के लोग जहां जाते हैं छा जाते हैं। ये बारदौली के ही है सत्य वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के अंदर व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे लोग हो, दोस्तों अडानी की तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो भी व्यक्ति होगा वो एकदम से सुपर होगा। और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की बात मैं अभी कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे समझो कि दोनों ही गुजरात से हैं, और वल्लभ भाई पटेल ने भी बता दिया कि हम भी इधर हैं। बारदौली के अंदर अंग्रेजों की बैंड बजा दी। अब महात्मा गांधी कुछ ज्यादा टैलेंटेड थे, इतने टैलेंटेड हुआ करते थे, हमें हर्षद मेहता की बात कर रहा हूं, कुछ इतने टैलेंटेड हुआ करते थे कि जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता लगा कि भैया वल्लभ भाई पटेल तो क्या हो रहे, वल्लभ भाई पटेल तो साथियों लोकप्रिय हो रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल तो साथियों फेमस हो रहे हैं, साथियों महात्मा गांधी जी तुरंत पहुंच गए जैसे ही बारदौली आंदोलन सक्सेस हुआ। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, महात्मा गांधी तुरंत पहुंच गए। दोस्तों सभा का आयोजन हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं कि जहां 30% टैक्स देना था वहां पर अब मात्र 6.03% टैक्स से बात बनने वाली है। अब तक जो वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, अब उनके नाम के सामने लगने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके नाम के सामने एक नाम जुड़ने वाला है, और वो नाम क्या था, वो नाम हुआ करता था दोस्तों सरदार। क्या हुआ करता था, वो नाम हुआ करता था सरदार। अब मुद्दा यह है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। चलो आप बताओ, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। दरअसल इस प्रश्न में थोड़ा सा साथियों लोचा है, और क्या है सुनो। दरअसल जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर लगाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का टाइटल दिया है, जो सरदार की उपाधि दी है, वो बारदौली की महिलाओं ने दी है।
क्योंकि बारदौली के अंदर ही तो सत्याग्रह कर रहे थे, क्योंकि बारदौली के अंदर ही तो सत्याग्रह कर रहे थे। तो बारदौली के अंदर जब सत्याग्रह खत्म हो गया और वो संपन्न हो गया और जीत हो गई, तो बारदौली की महिलाओं ने एक सभा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना सरदार चुना, सरदार की उपाधि दे दी। तो आप कह सकते हैं कि बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। लेकिन जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न बहुत खतरनाक है, जरा ध्यान से सुनना मेरे बात को। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और प्रश्न सिर्फ इतना सा है, प्रश्न में शॉर्ट में लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि साथियों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सिंपल क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है साथियों बारदौली की महिला। आप आंसर बताइएगा क्या होगा। बारदौली कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो बारदौली की महिला, पहला ऑप्शन क्या है? बारदौली की महिला। दूसरा ऑप्शन है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डिजाइन कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा आप लोड मत लेना, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कैसे, कब, कहां, कौन सा आंसर लगाओगे। तीसरा ऑप्शन है साथियों गांधी। और चौथा ऑप्शन है साथियों सरोजिनी नायडू। आप 1, 2, 3 में साथियों आंसर देने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? आप एबीसी या 1, 2, 3, 4 में इसका आंसर दीजिएगा। मुझे नहीं पता बेटा बारदौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है तो आप बता दो केशव। मुझे नहीं पता बारदौली किस चीज के लिए फेमस है। हाँ बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं सर इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे अकॉर्डिंग, इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर ए होना चाहिए, ऐसा बच्चा कह रहे हैं। तो सर ध्यान रखना ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया और साथियों इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस प्रश्न का आंसर अगर पेपर में आए तो इस प्रश्न का आंसर अब आपको गांधी जी लगाना पड़ेगा। सर आपने तो अभी बताया कि बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने बताया, लेकिन अगर कभी सरदार की उपाधि किसने दी और इस कंडीशन में गांधी जी और बारदौली की महिला दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए तो आपको प्राथमिकता गांधी जी को देनी पड़ेगी, और अगर आपको सिर्फ बारदौली की महिला मिले तो आप प्राथमिकता बारदौली की महिला देना। जरा कॉन्सेप्ट को समझ लो। दरअसल मैंने कहा कि सभा का आयोजन हो रहा है, सभी महिलाएं बड़ी खुश हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जानी है, और मैंने कहा कि सही वक्त पर सही एंट्री मारने के लिए कौन जाने जाते थे? महात्मा गांधी। कहते हैं कि महात्मा गांधी मंच पे चढ़े, महिला सरदार की उपाधि दे रही हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मेरी तरफ से वल्लभ भाई पटेल जी आपको सरदार की उपाधि, पहले ही महिला दे चुकी थी। दरअसल मंच से उद्घोषणा कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो दोनों ने ही उपाधि दी है, बारदौली की महिलाओं ने भी सरदार कहा है और गांधी जी ने भी सत्यो क्या कहा है? सरदार कहा है। लेकिन मामला यह है कि जब दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको प्राथमिकता किसे देनी है? आपको गांधी जी को देनी है। अगर सर गांधी जी ऑप्शन में नहीं होते तो तुम्हारी मजबूरी थी, फिर आपको बारदौली की महिला ही आंसर लगाना पड़ेगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर की बुक में यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही सोच समझ के लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रश्न के साथ और ऑप्शन के साथ आपको बताया है कि आपको कब गांधी जी लगाना है, कब बारदौली की महिला लगाना है। अगर गांधी जी नहीं मिले तो बारदौली लगाना पड़ेगा। अच्छा सर बारदौली की महिला नहीं मिला और गांधी जी मिला तो बारदौली की महिला ढूंढ के खुद थोड़ी लिखोगे, फिर गांधी जी लगा देना। अगर दोनों मिले तो गांधी जी और कोई सा एक मिले तो फिर वही लगा देना। एक करा सर बल्लम ने बलमा लिखो, बेटा पढ़ ले, वैलेंटाइन डे मनवा दूंगा नहीं फिर तेरा, ठीक है पढ़ ले, बलमा लिख दूंगा यहां पे तेरा, कहीं ऐसा ना हो कलमा लिख दिया जाए फिर तेरा। कहने का मतलब यह है साथियों कि सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली का जो सत्याग्रह था यह सफल हुआ और सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने उन्हें साथियों सरदार की उपाधि दी। लेकिन सरदार की उपाधि अपने हाथों से महात्मा गांधी जी ने दी, तब इसलिए साथियों महात्मा गांधी जी का यहां पर
प्राथमिकता आप देने का काम करेंगे। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ये साथियों बारदौली का आंदोलन हुआ करता था। वल्लभ भाई पटेल जो है इनको साथियों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हीं को साथियों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और बिस्मार्क क्यों कहा जाता है ये बात मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है तो साथियों प्राचीन कहानियां हैं कि इनकी आंख में क्या निकला था, इनकी आंख में कुछ फोड़ा निकला था, उनको सलाई से इन्होंने साथियों क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, इसलिए लौह पुरुष। ऐसा नहीं है साथियों, इनके काम जो थे वो लौह पुरुष जैसे थे, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जैसे जर्मनी के एकीकरण का करने का काम, जर्मनी के एकीकरण करने का काम बिस्मार्क ने किया था, ऐसे ही भारत का एकीकरण करने का काम साथियों यहां पर वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। रोहित कह रहा है सर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। अच्छी बात है बेटा, फिर मैं क्या करूं, मैं पढ़ाना बंद कर दूं क्या? राष्ट्रपति शासन लग गया तो बता क्या करूं? कल्पेश कह रहे हैं सर बारदोली जलाराम पत्रा के लिए मशहूर है, मैं बारदौली से हूं। ओके अच्छी बात है, आज तो गुजरात वालों की मैंने बढ़ाई कर दी है, तो खुश हो जाओ बेटा आप गुजरात से हो तो। सर इतिहास की कक्षा कब तक चलेगी? इस तरह आप भूगोल राजनीति विज्ञान पूरा करेंगे, धन्यवाद सर। ओके थैंक यू, आपने मुझे धन्यवाद बोला। बेटा बसंत गूगल कर लो, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, गूगल बता देगा, मुझसे पूछना जरूरी है क्या? हाँ, यही आंसर हो सकता है अब तुम्हारा। सर पीडीएफ की फाइल का साइज थोड़ा कम कर दो, तुम खुद कर लिया करो बेटा उसे। आई लव पीडीएफ एक गूगल पे होता है, उसमें डाल के कम कर लिया करो। आई लव पीडीएफ गूगल डाल लिया करो, वहां से साइज कम हो जाएगा। और बताओ कोई सेवा समस्या? पानी वानी घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? वो भी पहुंचवा दिया जाए। पानी वानी घर पे सही पहुंच रहा है, टंकी वंकी भरी हुई है, समरसेबल चला देते हो ना टाइम से, वो भी चलाने के लिए हम आ जाए। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि अगर टेक्नोलॉजी शायद उस लेवल की पहुंच जाए कि जब मास्टर पढ़ा रहा होगा तो जैसे मान लो मास्टर ने कोई मैप बनाया और बच्चे से नहीं बन पाया, तो अब बच्चा कहेगा मास्टर मेरा मैप बनाने के लिए आ जा, तो वो स्क्रीन में मास्टर को जाना पड़ेगा, स्क्रीन में से निकलेगा, बच्चे की कॉपी पे मैप बनाएगा और फिर दोबारा से पढ़ाने के लिए आ जाएगा। बच्चा हर काम मास्टर से करवाना चाहता है। सर पीडीएफ का काम ये कर दो, सर इस काम को ऐसे कर दो, सर कलर ये कर दो। मैं कहता हूं बेटा सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप ये चाहो ना सब कुछ मेरे हिसाब से, दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारे हिसाब से। तुम भी चाहते हो ना कि मैं फॉर्च्यूनर से घूमूं, मेरे पास 1-2 लाख का फोन हो, बढ़िया एकदम से, आज 14 फरवरी है, मैं आराम से कहीं घूम रहा होता, एंजॉय लाइफ चल रहा होता। वो सब नहीं हुआ ना। तो जब तक तुम चीजों को त्याग के आगे नहीं बढ़ोगे, सीमित संसाधनों के आगे नहीं बढ़ोगे ना, सीमित संसाधनों के, जब तक सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलती है बेटा सैक्रिफाइस करने से, और वो करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए जो चीज जैसी मिलती है ना, उनसे अपनी चीजें निकालने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं कर सकता फाइल को छोटा, मैं कर दूंगा बेटा अगर आप मुझसे कहोगे तो, लेकिन आप भी कुछ चीजों को सीखो। गूगल पे ना एक आई लव पीडीएफ, वहां अपनी पीडीएफ डालना, कंप्रेस करके छोटी करके आ जाएगी वो, ठीक है? बाकी मैं टीम से बोल दूंगा अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है? चलें आगे, आपका आदेश हो तो बेटा चलें आगे। अब कमेंट थोड़ा सा शांत कर लिया करो, ठीक है? चलो ठीक है चलते हैं। हाँ अब सुनो मेरी बात को ध्यान से दोस्तों। इसी बीच में क्या हुआ कि भारत के अंदर बारदौली सत्याग्रह दक्षिण भारत के अंदर चल रहा था। इधर सैंडर्स की हत्या हो गई थी, और सैंडर्स की हत्या करने वाले लोग जो थे ये साथियों भागे घूम रहे थे। इनका मानना था कि हम हाथ नहीं आएंगे, हाथ आए तो अंग्रेज पकड़ के फांसी पे लटका देंगे। बोले बिल्कुल बात। अब सुनो दोस्तों क्या हुआ, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे लोग अगर ऐसे ही भागते रहते, ऐसे ही दौड़ते रहते, तो हो सकता है अंग्रेजों के कभी हाथ ना आते, और हो सकता है कि अंग्रेजों को परेशान भी करते रहते। लेकिन इस बात से एक मैसेज समाज में जा रहा था, क्या? देख भगत सिंह ने मार दिया ना सैंडर्स को, आज कैसे भागा हुआ फिर रहा है, घर रोटी भी नहीं खा रहा, घर सो भी नहीं सकता, पुलिस के डर से भागा भागा घूम रहा है। समाज में ये बातें चलने लगी, और अगर ऐसी बातें चलने लगेंगी तो कोई मां अपने बेटे को क्या भगत सिंह की तरह भेजेगी भारत की आजादी की लड़ाई में? नहीं भेजेगी। लोग डरने लगे, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब इन्होंने ऐसे कांड किए तो इनके साथ ही साथियों क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में डर पैदा हुआ कि अपने बच्चों के साथ हम ऐसा ना होता देखेंगे। लोग डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे किसी आंदोलन में शामिल हो और उनके साथ ऐसा हो जाए। और यह बात भगत सिंह ने बहुत जल्दी समझ ली कि अगर सर कटाने से आजादी आती है तो सर फिर ये कटाना ही हमें मंजूर है।
भगत सिंह इस बात को बहुत जल्दी समझ गए कि अगर आज एक भगत सिंह गिरफ्तार होता है तो देश के अंदर हजारों भगत सिंह खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज अगर एक भगत सिंह भागता रहा, अंग्रेजों को परेशान करता रहा, तो हजारों भगत सिंह खत्म हो जाएंगे घर में ही। भगत सिंह ने सोचा मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। भगत सिंह ने क्या सोचा? मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। भगत सिंह ने क्या किया कि अंग्रेजों तुम्हारे बस की तो मैं पकड़ा जाना हूं नहीं, तुम्हारे बस की तो पकड़ा जाना हूं नहीं। दोस्तों बात हुआ करती थी 8 अप्रैल 1929 को, और 8 अप्रैल 1929 को यही साथियों दिल्ली के अंदर जो आपका केंद्रीय विधानसभा होता है, उस विधानसभा के अंदर बहस चल रही थी। उसी के अंदर साथियों बातें चल रही थी। जैसे आपने देखा होगा संसद में ऐसे बहस होती है, उसी तरह से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों बात चल रही थी, बहस चल रही थी। और बहस किस बात पर चल रही थी? दरअसल 2 बिल हुआ करते थे। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। जब कानून बनते हैं तो किसी बिल पर चर्चा, जैसे जीएसटी बिल आया या फिर साथियों ईडब्ल्यूएस बिल आया, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर विधानसभा में चर्चा चल रही थी। भगत सिंह वहां पर पहुंचे अपने दोस्तों के साथ, और भगत सिंह ने उठा के बम फेंकने शुरू कर दिए केंद्रीय असेंबली में। तो असेंबली में बम फेंक दिए, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने शुरू कर दिए। और दरअसल बम जब फेंके तो फटे, और फटते ही साथियों विधानसभा के अंदर एकदम से साथियों क्या भगदड़ मच गई। लेकिन भगत सिंह नहीं भागे। भगत सिंह ने नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह ने वहां पर कुछ पर्चे फेंके। उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए हमें बम्बों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहरे हमारी बात नहीं सुनते। बात क्या कहना चाहते थे भगत सिंह? आजादी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, यहां पर बम फेंका, बम के साथ फिर कुछ पर्चे उड़ाए। उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता पड़ती है। दरअसल भगत सिंह का इस असेंबली में बम फेंकने का कारण किसी लोगों, किसी व्यक्ति को मारना नहीं था, सिर्फ एक माहौल बनाना था। इन्होंने खाली सीटों पर बम फेंके थे। और जब पुलिस वाले इनकी तरफ भागे तो भगत सिंह भागे नहीं। भगत सिंह ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बोले गिरफ्तार कर लो मुझे, तुम हमारी तमन्ना तो पूरी ना कर पाए, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। और इसी कांड को कहा जाता है, इसी कांड को कहा जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड, यानी कि केंद्रीय विधानसभा बम कांड, जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ, जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। तभी भगत सिंह ने तो यहां पर जाके बमबारी कर दी और भगत सिंह गिरफ्तार हुए। भगत सिंह गिरफ्तार हुए। जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए तो भगत सिंह गिरफ्तार होने के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि दोस्तों उस समय भगत सिंह कौन कौन, उस समय साथियों भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और कुछ पर्चे फेंके। उन पर क्या लिखा हुआ था पर्चों पर? कि बहरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता होती है। और इन्होंने यहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। दरअसल ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई बच्चा बता पाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अगर आप इसे सर्च करोगे तो हसरत मोहनी निकल के आएगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हसरत मोहनी ने भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया है ये मैंने आपको बताया है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ कई लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, लेकिन भगत सिंह ने यहां पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। और भगत सिंह गिरफ्तार हुए। भगत सिंह गिरफ्तार हुए, भगत सिंह को सब तो जेल जाना लाजिमी था। भगत सिंह का जेल जाना लाजिमी था और भगत सिंह सब तो जेल में गए। अब जब भगत सिंह जेल के अंदर गए तो जेल के अंदर जाने पे भगत सिंह ने देखा कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनकी सेवा तो ऐसे होती थी अधिकारियों की तरह, और जो भारतीय क्रांतिकारी जेल के अंदर बंद थे ना, उनके साथ ऐसी बदसलूकी होती थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे बहुत बड़े मुजरिम हो, जबकि वो तो देश के लिए साथियों गिरफ्तार हुए थे, देश की आजादी के लिए लड़ते हुए साथियों अरेस्ट हुए थे। भगत सिंह ने देखा कि दोस्तों जो जेल के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों को खाना दिया जाता है ना, वो ऐसा खाना था साथ चूहे भी लगे हुए हैं उसमें, और उसी में से पलट के क्या दे दिया, कैदियों को खाना दे दिया, बोले खा लो। कैदियों को दिख रहा है कि चूहा भी खा रहा है साइड से, उधर से भारतीय क्रांतिकारियों को खाना भी दे दिया। इस तरह की बदसलूकी, उनके साथ रहन सहन, उनके साथ खाना पीना, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं साथियों। भगत सिंह ने कहा कि जेल के अंदर क्रांतिकारियों को इसलिए उत्पीड़न किया जा रहा है उनका कि वो भारत के बाहर आजादी की लड़ाई को
शुरू ना रखें। दोस्तों भगत सिंह ने क्या किया, जेल के अंदर ही जब इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था तो इन्होंने साथियों यहीं पर विरोध किया और जेल में साथियों भूख हड़ताल शुरू कर दी। बोले हम खाना नहीं खाएंगे। आई थिंक किसी ने शहीद मूवी देखी होगी जो अजय देवगन की है, उसमें यह सीन दिखाया गया है कि किस तरह से साथियों जेल के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों के साथ बदसलूकी ये अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज क्या करते थे। भूख हड़ताल भगत सिंह ने क्यों करी? क्योंकि जेल के अंदर बुरा बर्ताव था, खाने का रहने का कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू करी। दरअसल यहां पर एक व्यक्ति इस भूख हड़ताल को ज्यादा सीरियस ले गए और उन व्यक्ति का नाम हुआ करता था जतिन दास। कहा जाता है कि जतिन दास इस भूख हड़ताल को इतना सीरियस ले गए कि दोस्तों जतिन दास जो हुआ करते थे ये 64 दिन तक साथियों खाना ही नहीं खाए। खाना क्यों नहीं खाए? क्योंकि साथियों अंग्रेज जास्ती कर रहे थे और जब 64 दिन तक कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो बताओ क्या व्यक्ति जिंदा रह पाएगा। दोस्तों यही हुआ कि यहां जेल के अंदर क्रांतिकारी जिसका नाम जतिन दास था, 14 दिन के भूख हड़ताल करने के बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। सर एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। बेटा मोटिवेशनल शायरी बाद में सुना दूंगा, ये मोटिवेशन ही चल रहा है। जतिन दास जो था ये 64 दिन तक बेचारा भूखा रहा और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ जेल में बुरे बर्ताव की वजह से हड़ताल करने के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? नाम जतिन दास, दिन 64 दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई। अब जब जतिन दास की मृत्यु हो गई जेल के अंदर तो दोस्तों हुआ क्या, जरा आगे जानो। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि लाहौर षड्यंत्र मतलब सैंडर्स हत्याकांड, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर साथियों इनकी गिरफ्तारी के कारण जो HSRA के क्रांतिकारी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उन पर साथियों लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत संयुक्त रूप से साथियों मुकदमा चला। अब क्या हुआ, इसके तहत इन पर मुकदमा चला और जब मुकदमा चला तो मुकदमा चलने के साथ ही तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या दे दी गई साथियों? फांसी दे दी गई। दोस्तों ऐसे समझो अब इस बात को कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भगत सिंह को फांसी किस केस में दी गई है, समझना मेरी बात को, भगत सिंह को फांसी किस केस में दी गई है? तो एक काम तो है असेंबली में बम फेंकना और एक काम है लाहौर षड्यंत्र या सैंडर्स की हत्याकांड। तो असेंबली में बम फेंकने की वजह से तो गिरफ्तार हुए थे। फांसी पता है किस केस में मिली है भगत सिंह को? सैंडर्स हत्याकांड में इनको फांसी हुई है। असेंबली में बम फेंकने के कारण फांसी नहीं हुई, सैंडर्स की मौत की वजह से या लाहौर षड्यंत्र जिसे हम कहते हैं उसे लाहौर षड्यंत्र की वजह से भगत सिंह को साथियों फांसी हुई है। भगत सिंह की उम्र बहुत कम हुआ करती थी। जिस उम्र में लगभग तुम पहुंच चुके होगे उस उम्र तक तो भगत सिंह साथियों फांसी का फंदा चूम के झूम चुका था। दोस्तों भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह जब जेल के अंदर थे तो रोड पर मतलब जेल के बाहर देश के अंदर आंदोलन होने लगे, शोक सभाएं होने लगी क्योंकि फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। एक जीएस किल्टन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। जीएस किल्टन अपनी पेन की कलम को तोड़ते समय रो पड़े थे क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी उन्होंने। वो जानते थे लेकिन अंग्रेजों का प्रेशर था। जब भगत सिंह जेल के अंदर हुआ करते थे तो भगत सिंह की मां एक दिन मिलने के लिए आई भगत सिंह से। भगत सिंह सलाखों के पीछे हैं, मां इधर से मिलने आई है और मां तो मां होती है। मां जब भगत सिंह के पास आई तो मां रोने लगी। जानती थी अंतिम मुलाकात है। अरे जिसका सत्य 22-24 साल का लड़का हो और फांसी की सजा उसे सुनाई गई हो, अंतिम मुलाकात हो, उस मां पे क्या गुजरेगी जिसे पता है मैं अंतिम बार मिल रही हूं, अब इसे फांसी लग जाएगी, अब अगली बार नहीं मिल पाऊंगी। उस मां पे क्या गुजरेगी आप नहीं समझते क्या? समझते हो ना? भगत सिंह की मां रोने लगी। भगत सिंह मुस्कुराए और भगत सिंह ने मां से कहा कि मां एक चीज मांगू मरते वक्त। भगत सिंह ने कहा मां एक चीज मांगू मरते वक्त। मां ने कहा बेटा अब क्या मांगेगा मुझसे? जिस मां ने अपने बेटे को पाल के बड़ा किया हो वो अंतिम समय पर कुछ मांग रहा है तो मां क्या नहीं देगी? भगत सिंह ने कहा कि मां बस एक चीज देना कि जब तू इस जेल से बाहर जाए ना तो तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए
तो ये देश ये कहेगा कि जो भगत सिंह इतना बहादुर हुआ करता था, उसकी मां इतनी कमजोर कैसे निकली कि अपने बेटी की शहादत पर रो रही थी। तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए, ये भगत सिंह के लफ्ज हुआ करते थे। अंतिम मुलाकात में अपनी मां से तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए, भगत सिंह इस बात को मांगते हैं। भगत सिंह मरने से कभी नहीं डरा। जिस उम्र में तुम जी रहे हो उस समय तो भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया था। मरने से कभी भगत सिंह नहीं डरा। दोस्तों कहते हैं कि भगत सिंह को जिस समय जल्लाद लेने के लिए आया बैरक से कि तुम्हें फांसी होनी है, रात को ही फांसी होनी है, क्योंकि देश के अंदर बहुत विरोध चल रहा था, तो भगत सिंह की किताब पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ते पढ़ते भगत सिंह को गेट से पुकारा गया कि भगत सिंह तुम्हें फांसी होनी है, चलो उठ के खड़े हो जाओ। भगत सिंह ने कहा इस किताब के 2 पेज बचे हैं, कहो तो पढ़ लूं। भगत सिंह ने कहा इस किताब के 2 पेज बचे हैं, कहो तो पढ़ लूं। जल्लाद ने बाहर से कहा नहीं, समय नहीं है, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा, फांसी तुम्हें अभी होगी। भगत सिंह ने किताब साइड में रखी और कहा इसे मैं अगले जन्म में पढ़ूंगा। यह कॉन्फिडेंस था भगत सिंह का। किताब को रखा और कहा इस 2 पेजों को मैं अगले जन्म में पढ़ूंगा, तो देर ना कर, चल फांसी के लिए लेके चल। ये भगत सिंह की ताकत थी। भगत सिंह को जल्लाद ने जब फांसी के फंदे पे खड़ा किया तो भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह, मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुझ जैसा बहादुर क्रांतिकारी भारत में शायद ही कोई जन्म लेगा। और मैंने यह भी सुना है कि तू एक नास्तिक है। नास्तिक होता है भगवान को ना मानने वाला, आस्तिक होता है भगवान में श्रद्धा रखने वाला। जल्लाद ने कहा तू एक नास्तिक है, तूने अपने जीवन में, भगत सिंह ने कोई बात खुद लिखी है कि मैं एक नास्तिक हूं, मतलब भगत सिंह ने अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा नहीं करी, क्योंकि उन्होंने देश को ही भगवान समझा। भगत सिंह से कहा जल्लाद ने तू एक नास्तिक है, कम से कम मरते वक्त एक बार वाहे गुरु अपने भगवान को याद तो कर ले, तूने जीवन में कभी भगवान को याद नहीं कहा। भगत सिंह मुस्कुराए और कहा कि अगर आज भगवान को याद कर लिया ना, तो भगवान कहेगा कि मरते वक्त तू डर गया था, इसलिए तूने अंतिम समय पर मुझे याद किया, जबकि पूरे जीवन तूने याद नहीं किया था। आज भी मैं वाहे गुरु भगवान को याद नहीं करूंगा। अरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, फांसी लगा ना तू मेरे को। ये भगत सिंह था। जल्लाद ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, कोई अंतिम इच्छा तुम्हारी? भगत सिंह ने कहा अंतिम इच्छा तो तुम कभी जीवन में पूरी ना कर पाई। अंतिम इच्छा थी आजादी, जिसे तुम पूरी ना कर पाए। अगर अंतिम इच्छा ही पूरी करनी है तो एक बार मेरे हाथ खोल दो, एक बार मेरे हाथ खोल दो। हम यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। अंतिम इच्छा भी कैसी है? अंतिम इच्छा में इंसान क्या मांगेगा? भगत सिंह क्या मांग रहा है? बोले मैं अपने दोस्तों से सिर्फ गले मिलना चाहता हूं। ये भगत सिंह था। हाथ खोले गए, भगत सिंह गले मिला और गले मिलने के बाद फांसी का फंदा चूमा और बोला समय न लगाओ, मुझे देश पर कुर्बान होने के लिए, मुझे खुशी खुशी विदा होने के लिए खुद पर फख्र है। भगत सिंह को, साथियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया और भारत के 3 सपूत कम उम्र में भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गई। ये भगत सिंह हुआ करते थे। एक वीर सपूत और था, एक वीर सपूत और था जिसका नाम हुआ करता चंद्रशेखर आजाद। पूरी ताकत लगाए हुए था, भगत सिंह का मित्र था कि भगत सिंह को तो छुड़ा के रखूंगा, भगत सिंह को तो छुड़ा के रहूंगा। पूरी ताकत लगाए हुए थे चंद्रशेखर। और दोस्तों, कुछ दोस्तों ने विश्वासघात कर दिया। 1931 की बात हुआ करती थी। ये इलाहाबाद के अंदर, यूपी के इलाहाबाद के अंदर, वहां पर एक पार्क पड़ता है, अल्फ्रेड पार्क। अभी तो उसका नाम भी शायद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है। एक पार्क था अल्फ्रेड पार्क। इस अल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर आजाद गए हुए थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तभी पता चला, किसी ने सत्य बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क के अंदर है। एक वो वीर जिसकी मूंछों पर हमेशा ताब रहती थी, जिसकी रिवॉल्वर हमेशा दुश्मन के लिए तैयार रहती थी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ के पीछे बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। पता चला कि पूरे अल्फ्रेड पार्क को अंग्रेजों ने घेर लिया है।
पेड़ों के, कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, एक कविता लिखी गई है कि पेड़ों के झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर की गद्दारों ने जात दिखाई, मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, और प्राणों से प्यारी वो पिस्तौल उठाई। दोस्तों से कहा कि दोस्तों समझो दुश्मन ने क्या घात है, माना कि देश हित मरने की तुम्हारी भी जज्बातें, मगर तुम जाओ, तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, मां भवानी मेरे साथ है। चंद्रशेखर आजाद अंतिम समय पर अपने दोस्तों को पार्क से निकाल रहे हैं कि तुम एक बार निकल जाओ, मां भवानी मेरे साथ है, अरे इन फिरंगियों को अभी मैं नेस्त नाबूद करूंगा, तुम निकलो, तुम अभियान जारी रखना। चंद्रशेखर आजाद उस पार्क के अंदर उस पेड़ के पीछे बैठे हैं और तीनों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है और गोलियां चलने लगी, दुश्मनों को निकाला, गोलियां चलने लगी। आजाद के पास ज्यादा गोलियां नहीं थी, आजाद दुश्मन से लड़ते रहे, बहुत सारे फिरंगियों को धराशाही कर दिया। और कहते हैं कि एक बार पुनः भाग्य ने मृत्यु को धोखा दिया और पिस्तौल की अंतिम गोली ने आजाद को चौंका दिया। आजाद ने जैसे ही गोलियां निकालनी चाहिए, एकमात्र गोली उनके जेब में निकली, एकमात्र गोली। और आजाद ने जब एक गोली देखी तो आजाद समझ गए अब क्या करना है। आजाद ने वो मिट्टी उठाई और कहा, हे भारत माता माफ करना तू मुझको, हे भारत माता माफ करना तू मुझको, आजाद होते भी ना आजाद करा सका मैं तुझको। ये चंद्रशेखर आजाद अपनी मिट्टी को सलाम कर रहे हैं कि मां मेरा नाम आजाद था, लेकिन मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं तुझे आजाद ना करा सका, माफ कर देना तू मुझे। ये चंद्रशेखर आजाद की बात है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने वो अंतिम गोली अपनी रिवॉल्वर के अंदर डाली और अपनी कनपट्टी पे धर के चला दी। जानते थे देश के लिए मरना उनके लिए सौभाग्य की बात रही होगी। अगर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लेते तो कितने ही बुरी तरह से टॉर्चर करते, कितनी ही यातना सहनी पड़ती। हंसते हंसते अपनी गोली, अपनी पिस्तौल, अपनी इच्छा से कनपट्टी पे चलाना क्या मजाक बात है। हर इंसान एक बार तो सोचता है कि यार शायद बच जाऊं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नाम था इनका। इनको आज हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, अपने प्राणों की आहुति दे दी यार इन्होंने, इसलिए आज हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है। हम बाबर, अकबर, मुगल कितना पढ़ते हैं उनके बारे में, हमें पढ़ना चाहिए तो ऐसी शख्सियतों के बारे में पढ़ना चाहिए जिसके अंदर आने वाली नस्ल, आने वाली हमारी पीढ़ियां जान सकें कि भारत के युवाओं ने, भारत के आजादी के योद्धाओं ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब घेर लिए गए तो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद से खुद को गोली मार लेते हैं। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क की घटना हुआ करती थी। चंद्रशेखर आजाद भी चल बसे, भगत सिंह भी चल बसे। यहां से आगे कुछ और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नए नए योद्धा, नए नए युवा आएंगे और नई नई लड़ाइयां लड़ी जाएंगी और किस तरह से भारत को आजादी मिलेगी, मैं आपको अपने साथ इस लहर में बहाता हुआ लेके चलूंगा और आपको बताता चलूंगा कि भारत के अंदर भारत के युवाओं ने, भारत के क्रांतिकारी योद्धाओं ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की इस छोटी सी बात से अगर आपके दिल में कहीं भी ये बातें छुई होना तो एक बार इंकलाब जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में हर बच्चा लिखना। इन्होंने किसी और के लिए जान नहीं दी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के लिए जान दी। हम इन्हें आज सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त को याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या देश के लिए किया ये थोड़ा सा तो आप समझ गए होंगे। बहरहाल आज की क्लास को मैं यही खत्म करूंगा। यहां से आगे हम साथियों बढ़ेंगे, यहां से आगे पढ़ेंगे और सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र जो था उसके बारे में जानेंगे। आज हमने साथियों बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और जो बच्चे साथियों बाद में भी क्लास को देखें, इंकलाब जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के लिए हमारा सम्मान होगा। और मैं कहता हूं कि अगर कभी पढ़ाने का मौका मिला तो बहुत लंबी बात मुझे इंकलाब जिंदाबाद के स्लोगन करता भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आजाद पर, सुखदेव पर, बटुकेश्वर दत्त पर, राजगुरु पर, इन पर साथियों हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे भारत के क्रांतिकारी थे। चरखा काटने से आजादी नहीं आई, प्राणों की आहुति देने से आजादी आई थी मेरे लालो, जो इन्होंने दी थी।
बहरहाल मैं पढ़ाते हुए खुद इमोशनल हो जाता हूं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी इस क्लास को अब नहीं ले सकता। मैं इस क्लास को यही खत्म करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बाकी कमेंट बॉक्स साथियों आज इंकलाब जिंदाबाद के नारों से भर जाना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।